गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने सेल्स ऑफ इम्यूनिटी का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने मैक्रोफेजेस सेल, लिम्फोसाइट सेल्स में अपन ने टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट सेल्स की बात की थी। और जो टी लिम्फोसाइट सेल्स थी उनमें ही उनके जो टाइप्स है, अदर टाइप्स, टी हेल्पर सेल है, टी सप्रेशर सेल है, टी किलर सेल है, इनकी भी बात की थी। और एक सेल का टाइप और हुआ था अपने नल सेल्स का। तो ये कुछ इम्यूनिटी से रिलेटेड सेल्स थी जिनकी चर्चा अपन ने लास्ट क्लास या प्रीवियस क्लास में की थी। आपको याद हो अगर, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने एक लिम्फोसाइट सेल का डायग्राम बना लिया था, लेकिन मैक्रोफेज सेल का अपने डायग्राम नहीं बनाया था और एक मोनोसाइट सेल का डायग्राम नहीं बनाया था, क्योंकि डायग्राम बिना अपन ने ये चीज़ क्लियरली समझ में नहीं आई। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं, फिर लास्ट में अपन ने जहाँ पे अपना टॉपिक ड्रॉप किया था, छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आपको याद हो पिछली क्लास में मैंने एक लिम्फोसाइट सेल का डायग्राम बनाया था, वापस रिपीट कर रहा हूँ वही डायग्राम। ये जो तीन प्रकार की जो सेल है, एक तो लिम्फोसाइट सेल है, एक जो मैक्रोफेज सेल है और एक मोनोसाइट सेल है। मैक्रोफेज सेल और मोनोसाइट सेल, मैंने एक क्लास में आपको ये बताया था कि ये दोनों सेम ही होती है, यानी कि जो मैक्रोफेज सेल होती है वो मोनोसाइट सेल के रूप में ही बिहेवियर शो करती है या उसके जैसा ही व्यवहार प्रदर्शित करती है। तो एक्चुअल में दिखाई कैसी देती है जिस कारण इनको ऐसा बोला जा रहा है, तो डायग्राम से ही अपन को समझ में आएगा। सबसे पहले एक वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, लिम्फोसाइट सेल। अपन को पता है कि इन तीनों सेल के पास न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म है ही। इसके अलावा इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सी प्रकार की है? रफ प्रकार की। तो रफ प्रकार की है तो अपन इस पर पॉइंट्स के रूप में, बिंदुओं के रूप में क्या शो करेंगे? राइबोसोम। क्या शो करेंगे? राइबोसोम। ये रेड मार्कर से शो कर रहा हूं मैं, जो है राइबोसोम। ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया बनाए थे अपन ने, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये है रफ ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह है इसका न्यूक्लियस। यह है इसका पॉइंट से जो किया अपन ने, साइटोप्लाज्म। क्लियर है? यह है एक लिम्फोसाइट सेल। लिम्फोसाइट सेल क्लियर है? अब बनाएंगे अपन मैक्रोफेज सेल। ये मैक्रोफेज सेल, इसके पास भी ये बना दिया अपन ने न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर में आप देख लो कितना फर्क आ गया। अब अपन ने पहले पढ़ा है प्रीवियस क्लास में कि ये जो मैक्रोफेज सेल होती है ये फेगोसाइटोसिस की रिएक्शन में भाग लेती है। तो फेगोसाइटोसिस की रिएक्शन में भाग लेगी, इसका मतलब इसके पास लाइसोसोम होंगे और ये फेगोसोम बनाने का काम करेगी। तो ये जो मैंने गोल गोल मोटे मोटे गोले शो किए हैं, ये है लाइसोसोम। ये हो ही गया इसका न्यूक्लियस। ठीक है। ये जो इसने बनाया है यहाँ पे अपन शो कर सकते हैं फेगोसोम। ये इसका न्यूक्लियस हो ही गया, ये इसका साइटोप्लाज्म हो ही गया।
तो ये इसमें स्पेशल मिलेगा, इसमें जो रफ ER है वो नहीं मिलेगी, वो ओनली लिम्फोसाइट सेल में ही मिलेगी। इसमें अपन ने स्पेशल क्या शो किया है, लाइसोसोम जो एक मैक्रोफेज सेल के पास होते हैं। ये लाइसोसोम क्या काम करेंगे, फेगोसोम बनाने का, फेगोसाइटोसिस की रिएक्शन करने में, इसलिए मैंने यहाँ पे फेगोसोम लिखा है। न्यूक्लियस में अपन ने शो कर ही दिया है। तो ये कौन सी सेल है, मैक्रोफेज सेल। मैक्रोफेज सेल। अब जो डायग्राम बनाना है 3rd नंबर का वो है मोनोसाइट सेल का। ये कोई मोनोसाइट सेल है, ये है इसका न्यूक्लियस। जो इंसेक्ट्स के एग होते हैं सेम वैसा ही दिखाई दे रहा है। मैंने कहा था कि मैक्रोफेज सेल और मोनोसाइट सेल इनकी स्ट्रक्चर्स एक जैसी सी ही होती है। तो ये लगभग सेम सी है। वो ही इसमें लाइसोसोम, ये फेगोसोम और ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका साइटोप्लाज्म। मोनोसाइट सेल। तो देख सकते हैं अपन अपने पास ये तीनों डायग्राम है, तीनों सेल के डायग्राम है। लिम्फोसाइट सेल T और B कोई सी भी हो सकती है। तो उसमें एक कंबाइंड डायग्राम बनाया अपन ने, जिसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, बीच सेंटर में, उसके चारों तरफ उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने घेर रखा है, जिसके पास राइबोसोम है, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये क्या है, कौन सी सेल है, लिम्फोसाइट सेल। कौन सी, लिम्फोसाइट सेल। ठीक है। सेकंड जो है मैक्रोफेज सेल। अपन देख सकते हैं कि एक लिम्फोसाइट सेल और एक मैक्रोफेज सेल में कितना डिफरेंस है। इसमें भी एक बड़ा न्यूक्लियस है, लेकिन इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर या अंग कौन सा है, लाइसोसोम, जो कौन सा प्रोसेस कर रहा है, फेगोसोम या फेगोसाइटोसिस की। ठीक है, बाकी वही है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। सबसे जो मेन बात है अपनी, एक मैक्रोफेज सेल और एक मोनोसाइट सेल, क्योंकि अपन ने पहले जिक्र किया था कि जो मैक्रोफेज सेल होती है कुछ टाइम के लिए मोनोसाइट सेल की तरह व्यवहार करती है। तो अपन देख सकते हैं कि इन दोनों सेल में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, इसलिए अपन ने वो बात वहां पे की थी। तो ये तीनों सेल की डायग्राम आपको याद रखने हैं, और आपके जो नोट्स बना रहे हो आप, उनमें भी ये इन डायग्राम्स को ऐड करना है। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपन, लास्ट टॉपिक अपने हुआ था नल सेल्स का। कौन सी सेल्स, नल सेल्स। नल सेल्स, नल का मतलब पानी वाला नल नहीं, नल का मतलब है कुछ नहीं, न के बराबर, जीरो। तो अपन ने इन सेल्स में ये चर्चा की थी कि ये सेल्स B एवं T लिम्फोसाइट सेल्स की जैसी ही होती है, केवल इनमें मेमोरी रखने का गुण ही नहीं होता है। अब मेमोरी रखने का गुण किन में होगा, फिर B लिम्फोसाइट सेल्स में भी होगा और T सेल्स में भी होगा। कैसे होगा, इस चीज़ को भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो कि अपनी बॉडी में कोई एंटीजन ने एंटर किया और रोग पैदा किया, तो अपनी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई। अब वो डिपेंड इस पे करता है कि वो एंटीजन कौन से टाइप का है। क्या वो एंटीजन अपने ब्लड में इन्फेक्शन कर रहा है, या अपने कोई स्पेशल अंग में या टिश्यू में इन्फेक्शन कर रहा है। अपन ने बता दिया था, जब एक वो चार्ट बनाया था मैंने बोन मेरो वाला, कि अगर कोई भी T लिम्फोसाइट सेल अगर एंटीजन के संपर्क में आती है तो वो एक्टिव हो जाएगी, और ये T लिम्फोसाइट सेल अपना जो रिएक्शन है वो कहाँ पे करेगी, एक स्पेशल सेल में या टिश्यू में। इसीलिए अपन इस टाइप की इम्यूनिटी को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोल रहे थे, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, याद है। ऐसा ही अगर B लिम्फोसाइट सेल अपना रिएक्शन कहाँ पे करेगी, ब्लड में, लिक्विड मीडियम में। इसीलिए अपन ने इसका नाम दिया था एंटीबॉडी मीडिएटेड या ह्यूमोरल मीडिएटेड या ह्यूमोरल इम्यूनिटी, क्योंकि इसमें स्पेशल एंटीबॉडीज बनाई जा रही है, और इन दोनों की जो रिएक्शन होती है एंटीबॉडी की और एंटीजन की, ये लिक्विड मीडियम में होती है।
इसीलिए इसको अपन तरल प्रकार की या तरल माध्यित प्रतिरक्षा, तरल प्रकार की प्रतिरक्षा बोल रहे थे। क्लियर है? तो मेरा कहना यह है कि ये जो नल सेल्स है इनके पास मेमोरी रखने का गुण नहीं होता, ये किलर सेल्स के जैसे ही वर्क करती है। अब टी किलर सेल्स का अपन को पता है, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि ये सेल्स जहाँ पे ये बन रही है टी सेल्स, वहाँ से निकलकर ये इन्फेक्शन वाले स्थान पर पहुँच जाएगी और कुछ टॉक्सिन मॉलिक्यूल रिलीज कर उस एंटीजन को मार देगी। इसीलिए इनका नाम क्या है? टी किलर सेल। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो नल सेल है ये किलर सेल्स के जैसे व्यवहार करती है। ये ट्यूमर जो पैदा करने वाले जो एंटीजन है उनसे बॉडी की रक्षा करती है। इतना हो गया था अपना। उसके बाद एक टाइप और रह जाता है, वो है PMS या PMN सेल्स। कुछ बुक में आपको ये जो PM पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल PMS, ये जो PMN यहां पे P आएगा, जो मैंने आपको पिछली क्लास में एक डायग्राम बनाया था सेल्स ऑफ इम्यूनिटी वाले में, उसमें एक नाम शो किया था एरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल्स या मोनो हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स में। उसमें प्लेटलेट्स अपन ने दर्शाई थी, RBC अपन ने दर्शाई थी, मोनोसाइट और ब्रैकेट में लिखा था मैक्रोफेज सेल, और एक सेल और बनाई थी अपन ने, उसका नाम था पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स। तो वो जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स है, पूरा नाम है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल सेल्स। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल सेल्स, शॉर्ट नेम है इसका PMN। आई थिंक PMS भी होगा या C भी होगा। तो ये जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर जो सेल्स है ये भी बोन मेरो में ही बनती है, कोई स्पेशल पार्ट नहीं है, बोन मेरो में बनती है अधिकतर सभी। ये सेल्स जो मवाद उत्पन्न करते हैं, मवाद हिंदी में है मवाद, इंग्लिश में बोलते हैं अपन पस, PUS, पस। यानी ये जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल जो सेल्स है, यह किसी होस्ट की बॉडी में मवाद या पस रिलीज करने वाले बैक्टीरिया, मवाद या पस रिलीज करने वाले बैक्टीरिया से बॉडी की रक्षा करती है। यानी कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो किसी होस्ट की बॉडी में मवाद या पस रिलीज करते हैं, स्रावित करते हैं, उन बैक्टीरिया से ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल सेल्स रक्षा करती है। ये जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल जो सेल है, इन्हें इनके इस स्पेशल वर्क के कारण ही पस सेल के नाम से भी जाना जाता है। PUS, पस सेल, पस का मतलब है मवाद, पस सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अपनी कुछ सेल्स थी, सेल्स ऑफ इम्यूनिटी की, जिसमें अपन ने मैक्रोफेज सेल के बारे में जाना, लिम्फोसाइट सेल्स में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट सेल्स के बारे में जाना अच्छे से। उसके बाद अपन ने टी सेल्स के अन्य टाइप्स थे, जिनमें से टी हेल्पर सेल्स थी, टी किलर सेल्स थी, टी सप्रेशर सेल्स थी। इसके अलावा अपन ने बात की नल सेल्स की और PMS या PMN सेल्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल सेल्स। क्लियर है? विथ डायग्राम, अपन ने डायग्राम भी इन सेल्स के बनाए हैं। एक छोटी सी पॉइंट जो आपने नोट किया होगा प्रीवियस क्लास में, वो ये था कि ये जो प्लाज्मा सेल्स होती है, जो कौन सी सेल्स बनाती है? बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट सेल्स। मैंने 20 लिम्फोसाइट सेल्स, जब सेल्स ऑफ इम्यूनिटी टॉपिक चल रहा था अपने, तो उसमें बी लिम्फोसाइट सेल्स सबसे पहले अपन ने स्टार्ट की थी। तो उसमें आपको मैंने ये बताया था कि ये जो बी सेल्स होती है, ये एक एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, ये अपन को पता है। लेकिन
कुछ जो ये बी सेल्स है, एक्टिवेटेड जो बी सेल्स है, यह खुद के क्लोन या प्लाज्मा सेल्स के क्लोन बनाना स्टार्ट कर देती है, यानी कि कुछ बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक बी सेल का प्लाज्मा सेल्स में कैसे रूपांतरण होता है उसका अपन को एक डायग्राम बना के समझे तो बहुत ही अच्छे क्लियरली अपन ने समझ में आएगा कि एक बी सेल प्लाज्मा सेल में कैसे कन्वर्ट हो रही है और कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। डायग्राम बनेगा उसका। सबसे पहले अपन थ्योरी वाला पार्ट कर लेते हैं। ये एक तरफ है बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट सेल्स। अपन जानते हैं कि कोई भी एंटीजन ने अगर किसी होस्ट की बॉडी में इन्फेक्शन किया है तो बर्ड्स में तो कहाँ पे बनेगी ये सेल्स? बर्सा ऑफ फेब्रेसियस या फेब्रेसी परपुटी में, ठीक है। ये बी सेल्स ह्यूमन की बात करें तो एम्ब्रियोनिक फेज में कहाँ बन रही है? लीवर में और यॉर्क सैक में और बोन मैरो में, ठीक है। एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो टॉन्सिल, अपेंडिक्स और इंटेस्टाइन में। क्लियर है? अब ये जो बी सेल किसी एंटीजन के संपर्क में आएगी तो ये सेल्स एक्टिवेट हो जाएगी, तो इन्हें क्या बोलेंगे अपन? एक्टिवेटेड बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट सेल्स। ये सेल्स उस एंटीजन को तुरंत मारने के लिए खुद के बहुत सारी कॉपियां बनाती है, जिन कॉपियों को अपन बोल रहे हैं प्लाज्मा सेल्स। वो प्लाज्मा सेल्स बहुत अधिक मात्रा में एंटीबॉडी मॉलिक्यूल रिलीज करती है। अब अपन को देखना यही है, अपना मेन पर्पज यही है कि एक बी सेल एक प्लाज्मा सेल में कैसे रूपांतरित हो रही है, कितने दिन में रूपांतरित हो रही है और लास्ट में वो प्लाज्मा सेल्स क्या रिलीज कर रही है। क्लियर है? तो अपन बनाते हैं एक चार्ट और एक डायग्राम जिसमें अपन को क्लियरली सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ये जो PNP पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल का मैंने बताया ना अभी, उसका कुछ बुक्स में तो लिख रखा है PNP, कुछ बुक में लिख रहा है PMN, ऐसा कुछ है। तो इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन आप तो पूरा नाम ध्यान रखना, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल सेल्स, ठीक है। अब आपको याद हो तो अपन ने एक चार्ट बनाया था जब अपनी इम्यूनोलॉजी स्टार्ट की थी, ओरिजिन ऑफ इम्यून सिस्टम। तो उस टाइम एक डायग्राम बनाया था अपन ने बोन मैरो का, याद आ रहा है कुछ? तो वही डायग्राम रिपीट कर रहा हूं मैं ताकि आप अपनी जो चीज है वो कंटस्ट हो जाए। ये वही बोन मैरो है, ठीक है। इसमें अपन ने बनाई थी स्टेम सेल्स, ठीक है। यह क्या है? अपनी बोन मैरो। एक तरफ अपन ने शो किया था T और एक तरफ B, यही था। फिर अपन ने ऐसे शो किया था और लिखा था मल्टी पोटेंट स्टेम सेल्स। ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। इधर लिखा था अपन ने थाइमस, ये डायग्राम बनाया था अपन ने ऐसे, थाइमस ग्लैंड, ठीक है। यहां पे सेल्स बनाई थी अपन ने जिनको लिखा था अपन ने टी लिम्फोसाइट सेल्स, ये लिखा था। इधर अपन ने शो किया था
वर्षा इन बर्ड्स, ये लिखा था। यहाँ पे अपन ने शो किया था बी लिम्फोसाइट, ठीक है। इन सेल्स को अपन उद्दीपन दे रहे थे अगर कोई एंटीजन आता है तो ऐसे, ये क्या था, एंटीजन, यही था। आगे जो अपन ने शो किया था, जैसे ही ये टी लिम्फोसाइट सेल और बी लिम्फोसाइट सेल्स किसी एंटीजन के संपर्क में आएगी तो एक्टिवेट हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन ने ऐसे शो किया था, एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स, और इधर लिखा था एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स, ये लिखा था, या प्लाज्मा सेल्स, ये स्पेशल नाम दिए थे अपन ने। ये जो एक्टिवेटेड टी सेल्स थी ये कौन सी टाइप की इम्यूनिटी कर रही थी, CMI, शॉर्ट में लिख रहा हूं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा, क्योंकि स्पेशल सेल्स में या टिश्यू में ही होती है इसलिए इसको ये नाम दिया गया था। ये जो एक्टिवेटेड बी सेल्स है ये कौन सी करेगी, एंटीजन मीडिएटेड, यानी कि अपन उसे बोल रहे हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, यानी कि ये एंटीजन बेस्ड, अगर कोई एंटीजन एंटीबॉडी के संपर्क में आएगा तो ये जो प्रोसेस है ये होगी। तो अपन इसे बोल रहे हैं ह्यूमरल या तरल प्रकार की। ह्यूमरल का मतलब है तरल प्रकार, क्लियर है। ये डायग्राम अपने पहले हो चुका था, ठीक है। इसको बनाने का यही मतलब है, अब जो डायग्राम बनेगा अपना जो मेन पर्पज है कि ये जो बी सेल्स है ये प्लाज्मा सेल्स में कैसे कन्वर्ट हो रही है। तो ध्यान देना, एक जो नॉर्मल बी सेल है ये एक मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें इसका ये न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, ये इसका न्यूक्लियस, क्लियर है। ये क्या है, एक बी सेल, ठीक है। अगर ये बी सेल किसी एंटीजन के संपर्क में आ रही है तो यहां पे मैं एंटीजन बना रहा हूं AG, AG का मतलब है एंटीजन, शॉर्ट में लिखा है मैंने। इसके पास ये स्पेशल डिटर्मिनेंट साइट्स मैंने शो कर दी आपके सामने, ये रेड मार्कर से शो कर देता हूं ताकि अच्छे से दिखे। बी सेल है जिसके पास खुद का न्यूक्लियस है, ठीक है। इंट्रोडक्शन बाय एंटीजन, मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन बाय एंटीजन, एंटीजन ने इंट्रोडक्शन दिया है बी सेल को आकर। तो इंट्रोडक्शन का मतलब है यहाँ पर कि एंटीजन ने उद्दीपन दिया है, संकेत दिया है बी सेल को कि मैं आ गया हूं। तो ये बी सेल क्या होगी, यहाँ पे क्या हो रही थी, एक्टिवेट हो रही थी। ये कहानी है फर्स्ट डे की, फर्स्ट डे इतनी सी प्रोसेस हुई है। कोई बी सेल थी, बी लिम्फोसाइट सेल थी, उसके पास एंटीजन आया है और उद्दीपन का कार्य किया है। सेकेंड डे क्या होगा, ये न्यूक्लियस था, ये इसका साइटोप्लाज्म था, इसमें राइबोसोम बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ये राइबोसोम,
ये मोटे मोटे पॉइंट्स जो कर रहा हूं ना, ये है राइबोसोम। राइबोसोम ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, यानी कि सेकेंड डेज में क्या हुआ है, ओनली राइबोसोम ने जन्म लिया है। ये था सेकेंड डे। फिर आगे क्या होगा, थर्ड डे देखना। वही अपन ने न्यूक्लियस बनाया है, वो साइटोप्लाज्म है, लेकिन राइबोसोम बन चुका है, तो अब बनेगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम चिपक जाएंगे। तो इसलिए कौन से टाइप की हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ। तो ये थर्ड डे ये चेंजेस हुए हैं एक बी सेल में। यह है रफ ईआर, यह है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, पहले वाला डायग्राम बना लिया होगा आपने। ये काम हुआ है थर्ड डे में। फिर आगे फोर्थ डे में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया बनेंगे। वही न्यूक्लियस बनाना है अपन को, साइटोप्लाज्म है ही, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन चुकी है। जो रेड पॉइंट से शो कर रहा हूं ये राइबोसोम है। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया शो करेंगे अपन। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि फोर्थ डे में ये जो बी सेल है इसमें एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं एंटीबॉडी। फिफ्थ डे क्या होगा देखना, यानी कि अपन को पता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है रफ ईआर, उस पर राइबोसोम अवेलेबल है। तो राइबोसोम का अपन को पता है कि प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेगा। तो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेगा तो प्रोटीन बनाएगा, और लगभग 40% के अबव जो प्रोटीन बनाएगा, वो 40% के अबव जो प्रोटीन होंगे वो बनाएंगे इम्यूनोग्लोबुलिन। शॉर्ट में क्या बोल रहे थे, आईजी। यानी कि ये जो राइबोसोम अपन ने शो किए थे इसके ऊपर, ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे, और उसमें से 40% से अबव जो प्रोटीन्स होंगे वो इम्यूनोग्लोबुलिन बनाएंगे, यानी एंटीबॉडी बनाएंगे। ये वाई जैसी स्ट्रक्चर किसकी थी, इम्यूनोग्लोबुलिन की, जो क्या है एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, क्लियर है। तो ये कहानी थी फिफ्थ डे की। यानी एक जो बी सेल या बी लिम्फोसाइट सेल थी वो 5 दिन के अंदर अंदर किस सेल में कन्वर्ट हो गई, एक प्लाज्मा सेल में। तो ये कौन सी सेल है, प्लाज्मा सेल। जो अपने पास क्या 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 है इसके अंदर, न्यूक्लियस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपन को पता है कि उस पर राइबोसोम होते हैं, तो प्रोटीन संश्लेषण का काम करेंगे। और ये जो प्रोटीन्स है इनमें से लगभग 40% या उससे अबाउ जो प्रोटीन्स ये बनाएगा राइबोसोम, वो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल ही बनाएगा। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन, शॉर्ट में क्या बोल रहे थे, आईजी। तो ये एक सेल बनी है प्लाज्मा सेल, जो आगे मेमोरी के रूप में भी संग्रहित रह सकती है और कुछ ही दिनों में नष्ट भी हो सकती है। मेन जो पर्पस था इस सेल को बनाने का, वो एंटीजन को
जल्दी से जल्दी मारने का, क्योंकि एक प्लाज्मा सेल बहुत ही अधिक मात्रा में कुछ ही सेकंड में कुछ हजारों की संख्या में एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स रिलीज करती है। क्योंकि अपन ने देखा है अभी कि 40% से अबव जो प्रोटीन्स होते हैं वो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल या इम्यूनोग्लोबुलिन ही बनाने का काम करते हैं। तो ये था एक डायग्राम चार्ट में जो ये अपन को ये शो कर रहा है कि एक जो बी सेल है या बी लिम्फोसाइट सेल जो सेल है वो प्लाज्मा सेल में कैसे कन्वर्ट हो रही है, कितने दिन में कन्वर्ट हो रही है। तो समझ में आ गया होगा। इससे आगे का जो टॉपिक होगा अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।